आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांछन फैंडम में। लास्ट फैन फिक्शन को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। आपके फीडबैक्स जान के मुझे बहुत 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 खुशी हुई। अपना टाइम निकाल के मेरे लिए कमेंट करते हो आप, मुझे वो कमेंट पढ़ के सोचो कितनी खुशी होती होगी। मैं आप लोगों की एक एक मिनट जो आप मुझे देते हो ना, चाहे वो मेरी वीडियो देखना या कमेंट करना, उसे दिल से अप्रिशिएट करती हूँ। सो थैंक यू सो मच जो भी मेरी वीडियोज़ पे अपना टाइम लगाकर, अपना टाइम एक तरीके से इन्वेस्ट कर मुझे सपोर्ट करते हैं। इस बिजी हैशल लाइफ में किसी की मेहनत और किसी की स्टोरी को इतना प्यार बहुत कम लोग दे पाते हैं जितना मेरी ये वांगशन कम्युनिटी मुझे देती है। अपनी वांगशन कम्युनिटी, अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोअर्स या ये कह दीजिए यूट्यूबर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। आजकल एक बात थी जो मेरे दिमाग में बहुत दिन से थी, पर मैं उसे कभी आंसर नहीं करा था। वो था LGBT कम्युनिटी। हम सब लोग वांगशन को सपोर्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली हम LGBTQ को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ क्रिएटर्स या कुछ लोग ऐसे हैं जो LGBT को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, बस अपनी कहानी को या अपना पैसा बनाने का सोर्स समझकर इस तरह के वांगशन पे स्टोरीज एक्सप्लेन करते हैं, जो मैं नहीं हूँ। मैं दिल से LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करती हूँ, इसलिए मैं ये स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत दिन से हम सिर्फ ओमेगा वर्जन ही सुन रहे हैं, जो कि एक प्योर एक तरह फिक्शन वर्ड है। ओमेगा जैसा रियल में कुछ नहीं होता, आप और हम जानते हैं। इसलिए इस बार की स्टोरी मैं कुछ इस तरह मतलब टॉपिक पे लाना चाहती थी जो रियलिटी के बहुत करीब है, यानी LGBT के ऊपर, जहाँ पे आपको एक प्योर गे लव स्टोरी सुनने को मिलेगी, जहाँ दो लड़के किस तरीके से अपनी जेंडर, अपनी प्रोफाइल या जो उन लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़की को वो प्यार करें, लड़की के साथ फैमिली आगे बढ़ाएं, उनसे हटकर एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। ये स्टोरी विंग और वांगजी की स्टोरी है। स्टोरी में आपको बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक भी मिलेंगे, स्टोरी में आपको डार्कनेस भी मिलेगी, स्टोरी में आपको बहुत सारा प्यार और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी मिलेगी। मैं एक हिस्टोरिकल के साथ आना चाह रही थी, लेकिन फिर वो ओमेगा वर्जन ही थी, तो मैंने सोचा इस बार नहीं लाना ओमेगा वर्जन, इस बार मुझे प्योर के लव स्टोरी लानी है। हम आज से इस चैनल पे सुनेंगे। ये एक कॉलेज बेस्ड रोमांस है। इसमें टॉप वांगजी और बॉटम विंग है। इसमें आपको बुलिंग भी दिखेगी, किस तरीके से शुरुआत में वांगजी को लोग बुली करते हैं, जिनमें से एक बुली मतलब बुली में से एक था वी वुशान, जो वांगजी को बहुत टारगेट करता था क्योंकि वो एक गे था। लेकिन कहानी में वांगजी को एक ऐसा मौका मिलता है जिसको वो दिल से चाहता था, खासकर इस विभूषण की अकल ठिकाने लगाना चाहता था। उसे मौका मिलता है उसके बुली विभूषण से बदला लेने का। रिवेंज में वांगजी कुछ ऐसा करता है जो विभूषण कभी सोच नहीं सकता था, और जिसके बाद कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। तो चलिए जानते हैं ये बुली टू बॉयफ्रेंड की लव स्टोरी को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉलेज डेज लोगों की लाइफ में बहुत मेमोरेबल होते हैं। जो लोग कभी कॉलेज गए होंगे, डेली एक्साइटमेंट के साथ अपने कॉलेज के लिए निकलना, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, मेमोरीज क्रिएट करना, ये सब उन्होंने फील किया होगा। हमारे कॉलेज डेज हम सब की लाइफ के, यूथ के मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, लेकिन वांगजी की लाइफ में उसके कॉलेज डेज उसकी लाइफ के वर्स्ट मोमेंट थे। उसने अपनी पूरी लाइफ में इतनी बेइज्जती और इतनी बुलिंग कभी नहीं सही थी। वांगजी हमेशा से एक टॉप ब्राइट स्टूडेंट रहा है। उसे हमेशा लोगों ने एप्रिशिएशन ही दी है। हमेशा से उसके फ्रेंड्स वो कभी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उसे अपने स्कूल डेज में पढ़ना, वहाँ पे जाना, लोगों से मिलना बहुत पसंद था। वांगजी कभी भी ओवर फ्रेंडली किड नहीं था, यानी जो बहुत सारे दोस्त बनाता हो, लेकिन उसके बावजूद वो एक अच्छी हैप्पी लाइफ स्कूल टाइम में बिता के आया था। वांगजी की स्कूलिंग उसी के टाउन गुसो टाउन में हुई थी, जहाँ पे उसके अंकल ही उस स्कूल के प्रिंसिपल थे। वांगजी हमेशा से जानता था कि वो एक गे है। हाँ, वांगजी को पता था कि उसे बॉयज की तरफ अट्रैक्शन फील होती है, जो उसने अपनी फैमिली से भी बिना डरे एक्सेप्ट की थी। 15 साल की कम उम्र में वांगजी ने अपने ब्रदर लान शिचैन और अपने अंकल लान कुरैन के सामने ये बात एक्सेप्ट की थी। शुरुआत में उसके अंकल को बुरा लगा था, लेकिन उसके ब्रदर और अंकल ने बहुत प्यार से और दिल खोल के वांगजी की सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। बहुत कम होता है कि इस तरह की चीज़ों में फैमिली सपोर्ट करे, पर वांगजी लकी था क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे दिल से सपोर्ट किया था। लेकिन जिस चीज़ की वजह से उसके अंकल और ब्रदर घबराए हुए थे, वो चीज़ वांगजी ने अपने कॉलेज डे के फर्स्ट डे से ही फील करी, यानी लोगों की नज़रों में एक उसको देखकर अजीब सी घृणा करना।
वांगजी ने कभी नहीं चाहा था कि वो इस टाइप का बन जाए, लेकिन वो ऐसा ही है जिसे वो बदल नहीं सकता। फर्स्ट डे कॉलेज में ही वांगजी गे है, ये बात फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके स्कूल मेट शूशे था। शूशे को वांगजी से हमेशा जेलसी होती थी क्योंकि वांगजी एक टॉप ब्राइट स्टूडेंट था, देखने में बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव था। हर कोई उसे एडमायर करता था, हर कोई उसकी तरफ एक तरह अट्रैक्शन फील करता था, जो शूशे को बहुत चिढ़ मचती थी। शूशे हमेशा वांगजी गे है, वांगजी को कैसे लोग एडमायर कर सकते हैं, एक गे को वो कैसे पसंद कर सकते हैं, अरे वो लड़का होके लड़कों को पसंद करता है। ऐसे हमेशा स्कूल में भी लोगों को भड़काने की बातें बोलता था। लेकिन उसके स्कूल में जो वांगजी को बचपन से जानते थे, एक स्कूल में काफी सालों से थे, वो शूशे को ही डांट लगा देते थे ये कह के कि उसमें क्या हुआ, वो उसकी चॉइस है और वो उसकी लाइफ है, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो। जो चीज शूशे स्कूल में नहीं कर पाया, वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और वो लोगों को भड़काना उसने शुरुआत से ही शुरू कर दिया था। फर्स्ट डे ही उसने जो उसके आसपास के लोग बैठे थे उनसे वांगजी को वो जानता है, क्योंकि वांगजी जैसे ही फर्स्ट डे स्कूल में मतलब कॉलेज में एंट्री कर रही थी तो बहुत सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे थे। वो दिखने में बहुत हैंडसम है, मस्कुलर और अट्रैक्टिव लड़का उन्हीं की क्लास में पढ़ रहा है। ये देखकर कुछ क्लासमेट वांगजी की तरफ पहली बार में ही जैसे अट्रैक्शन फील कर रही थी, वो उस चीज के बारे में आपस में डिस्कस कर रही थी, जो शूशे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। शूशे तो खुद चाहता था कि लड़कियां उसे अटेंशन दे, लेकिन वो लड़कियां उसे ना देके वांगजी को दे रही है, इसलिए वो चिढ़ के उन सब लड़कियों के सामने बता देता है कि वांगजी एक गे है। ये बात शूशे ने जानबूझ के बोली थी ताकि ये बात धीरे धीरे पूरी क्लास में फैल जाए। विदिन अ 1 वीक पूरी क्लास में वांगजी के पास कोई नहीं बैठता था। वांगजी को सब लोग एक गंदी घृणा वाली नजरों से देखते थे, लेकिन वांगजी को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि लोग उसे एक बार में एक्सेप्ट कर ले ये उसकी बेवकूफ़ी होगी। उसे पता है लोगों की सृष्टि कैसी होती है, कोई लड़का थोड़ा गली बिहेव करे, अरे ये तो हिजड़ा है, अरे उसके चक्कर में पड़ गए, इस तरह के गंदे वर्ड्स उस बंदे के लिए यूज करने लगते हैं। कितना अजीब होता है ना, किसी को भी कोई भी टाइटल दे देना। कभी सोचा है ऐसा ही तुम्हारी बेटे भाई या कोई तुम्हारे हस्बैंड को बोले तो तुम्हें कैसा लगेगा? किसी की सॉफ्ट होना या थोड़ा लड़कियों की तरह बात करना उसका जेंडर ही चेंज कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन लोग ये करते हैं और वांगजी इन चीज़ों को जानता है। इसी कारण वांगजी कभी भी किसी को अपने वो एक बार में ही लोग उसे एक्सेप्ट कर ले इस टाइप की होप नहीं रखता था। वो आराम से अपनी क्लास करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी तब बदली जब वो बुली इस क्लास मतलब कॉलेज के बुली के हिट लिस्ट पे आ गया, जो कोई और नहीं बल्कि वी वुशान था। वी वुशान अपने 4 दोस्तों के साथ वांगजी को फर्स्ट वीक ऑफ उसके कॉलेज से ही नोटिस में कर लिया था। विंग और उसके 4 दोस्त यानी नी हुसैन, शू यांग और वेंचाओ, ये चारों मिलकर वांगजी को हमेशा टारगेट करते रहते हैं। वो जानबूझ के वांगजी को परेशान करते हैं। विंग को गे से बहुत नफरत है, कोई नहीं जानता क्या रीजन है, लेकिन विंग को जो लोग गे हैं उन लोगों से बहुत चिढ़ मचती है। इसे वो वांगजी को गे शिट करके ही बोलता है, जिससे वांगजी बहुत हर्ट भी होता है। वो विंग को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, लेकिन विंग उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करता। विंग तो कॉलेज आता ही शायद सिर्फ एक मकसद से है, वांगजी की जिंदगी को हेल बनाने। बेचारा वांगजी जिसे नहीं पता विंग को उससे क्या दुश्मनी है, विंग के दिमाग में क्या है, पर वो विंग से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है। विंग ने हर तरीके से उसे फ्रस्ट्रेट और ये कह सकते हैं बुली करा है। कभी उसे कहीं बंद कर देना, कभी सबके बीच में उसका मजाक बनाना और कभी अपने दोस्तों के साथ उसके सामान तोड़ना और उसे पीटना। वांगजी ऐसा नहीं है, इस बुली को रोकने के लिए अपनी साइड से अटेम्प्ट नहीं करता है। वो प्रिंसिपल के पास गया था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती जब पता चलता है कि प्रिंसिपल कोई और नहीं बल्कि वेंचाओ का फादर वैन रोहान ही है। वैन रोहान अपने बेटे यानी वेंचाओ की बुली वाली कंप्लेंट को सुनकर भी इग्नोर कर देता है, बल्कि वो वांगजी पर ही क्वेश्चन उठा लेता है कि क्या वो सचमुच में गे है, और अगर वो गे है तो क्या उसे नहीं लगता कि वो कॉलेज का रूल तोड़ रहा है। उसके रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ गे का कॉलेज में पढ़ना अलाउड नहीं होता। कितनी अजीब बात है ना, क्या मतलब वो गे है तो उस कॉलेज के लायक नहीं है। इस बात पे वांगजी बहुत हर्ट हुआ था और उस दिन वो पहली बार अपने गगा और अपने अंकल से बात शेयर करता है। उसके गगा और अंकल जानते थे कि इस बड़े मतलब एक तरह से सिटी के लोगों की सोच उनके टाउन जैसे अच्छी नहीं होती। कहते हैं छोटे टाउन के लोग, करे वो तो छोटा टाउन है, क्या ही एडवांस लोग होंगे। उन लोगों की सोच फिर भी बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। वो अपनी फैमिली मानते हैं, अपने टाउन के लोगों को एक परिवार की तरह रहते हैं।
और अपने बच्चे एक दूसरे के बच्चों को अपने बच्चों की तरह डील करते हैं। अगर किसी का बच्चा दर्द में होता है तो सारे टाउन के लोग उस दर्द को फील भी करते हैं। यही कारण था वांग जी ने कभी वहाँ कोई दुख कोई इस टाइप की बातें नहीं सुनी थी। लेकिन ये बड़ी सिटी, यहाँ के लोगों की सोच बहुत छोटी थी। यहाँ कहने के लिए तुम बड़े सिटी में हो, एडवांस जगह हो, लेकिन सोच तो वांग जी ने उस दिन फील कर ली जब उसके गे होने पे कॉलेज में वो क्यों एडमिशन ले रहा है इस कॉलेज में वाले क्वेश्चन पे वांग जी बहुत हर्ट हो गया। पहली बार कुरैन अपने नेफ्यू के लिए कॉलेज पहुंचे थे और उन्होंने वैन रोहान को इस चीज के लिए बहुत सुनाया था। वो खुद एक टाइम पे प्रिंसिपल थे जो रिटायर्ड होकर अभी यहाँ आए थे, तो वो हर रूल्स और रेगुलेशन को जानते थे। वो ये भी जानते थे कि किसी की सेक्सुअलिटी के लिए उसे कॉलेज से नहीं निकाला जा सकता या उस पे कॉलेज के एडमिशन के लिए क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। उसके बाद वैन रोहान ने अपनी गलती मान के वांग जी को दोबारा कॉलेज कंटिन्यू करने के लिए बोल दिया था। लेकिन उस दिन के बाद वांग जी और ज्यादा टीचर्स के भी हिट लिस्ट पे आ गया। कुछ ही टीचर हैं जो वांग जी को से अच्छे से बात करते हैं, वरना अधिकतर टीचर्स उसके अच्छे मार्क्स भी आने पर उससे चिढ़ते ही हैं। कितनी अजीब बात है ना। क्या वांग जी का ब्राइट फ्यूचर, उसकी पढ़ाई, उसका ब्रिलियंट माइंड, ये सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है क्योंकि वो एक गे है। वांग जी ये सब फील करके बहुत अपसेट है। आज भी वो घर बहुत अपसेट हो गया है। घर में आते ही वो सीधा अपने रूम में जाता है। रूम में आते ही वो अपना बैग साइड में रख के वॉशरूम ही जा रहा है और अपने आप को शावर से क्लीन करने लगता है। आज उसकी बॉडी में, उसके बालों में, उसके कपड़ों में बहुत गंदी बदबू आ रही है क्योंकि आज वी विशान ने जब जिससे वॉशरूम बाथरूम क्लीन होता है उसे गंदे पानी से, जिसे एक तरीके से जहाँ पे पॉटी सीट्स और वो भी क्लीन करते हैं, उस वाले गंदे पानी से वांग जी को ऊपर फेंक दिया था, जिसके कारण वांग जी बीच में ही कॉलेज से घर वापस आ गया। वांग जी शावर के नीचे है और अपने आप से के पास से आती इस गंदी स्मेल को जोर जोर से क्लीन करके साफ कर रहा है। उसकी आंखों में बहुत दर्द है। उसकी आंखों में आंसू कम आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसे दर्द नहीं होता। आज भी वो जितने जोर से अपने बॉडी को क्लीन कर रहा है उतना ही उसे अपने ऊपर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हो रही है। उसने ये जानबूझ के तो नहीं किया था। उसने क्या किया है ऐसा जिसे वी भूषण उसे रोज ह्यूमिलेट, उसे रोज ज्यादा टारगेट और उसे नीचा और दुख देने के पीछे लग गया है। जी जब इस विशान से पहली बार मिला था तब वांग जी को ये विशान बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था। फर्स्ट डे कॉलेज में उसी ने वांग जी की हेल्प की थी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने में। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक वो उसके साथ गया था। पूरा दिन उसने वी विशान के साथ ही स्पेंड किया था और विंग ने भी बहुत स्माइल के साथ वांग जी से उसका नंबर एक्सचेंज किया था। पर फिर सब कुछ कैसे बदल गया। जैसे ही विंग को वांग जी एक गे है पता चला तो वो कैसे मतलब एक तरीके से वी विशान की नफरत का शिकार बन गया। वांग जी उन्हीं बातों को याद करके आप अपने आप को क्लीन करके वापस अपने रूम में आके बैठ गया है। वो नहीं सोचना चाहता इन बातों को, वो नहीं सोचना चाहता इन सब चीज़ों को जो उसके साथ हो रही है। इसलिए वो तुरंत एक हेडफोन अपने कानों पे लगा के म्यूज़िक सुनने लगता है। ये म्यूज़िक जो उसे बहुत काम फील करवाता है। ये यूट्यूब पे एक चैनल है जिसके बारे में लोगों को कम पता है। बहुत ज़्यादा व्यूज़ या बहुत ज़्यादा उसके एक तरीके से कहते हैं ना फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन फिर भी वांग जी के लिए ये उसका फेवरेट चैनल है। इस चैनल पे एक फेसलेस पर्सन अपने म्यूज़िक को अपलोड करता है। स्पेशली वो अपनी कुछ एक होता है इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को डालता है जो एक बांसुरी की धुन है। बांसुरी की ऐसी शांत धुन जो वांग जी के दिल की उथल पुथल को शांत कर देती है। ये सिंगर या ये आर्टिस्ट कौन है वांग जी नहीं जानता क्योंकि उस पर्सन ने कभी अपना नाम या अपना फेस किसी को नहीं दिखाया, लेकिन इसका ये म्यूज़िक वांग जी को हमेशा बहुत काम फील करवाता है। इसी म्यूज़िक के साथ वांग जी फिर से हेडफोन्स के साथ थोड़ी देर अपने बेड पे बैठ के आंखें बंद करके रेस्ट करने की कोशिश करने लगता है। जहाँ एक तरफ वांग जी की जिंदगी पूरी तरह से वी वुशान ने हेल बना रखी है, वहीं दूसरी तरफ वी वुशान अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। विंग आज भी कॉलेज से हंसता मुस्कुराता एक बड़े से बंगलों में एंट्री कर रहा है। उसके अपने पिट्टू बैग के साथ विंग स्माइल करता हुआ मैंशन में एंट्री करता है तो देखता है कि माहौल थोड़ा सीरियस है। आज माहौल काफ़ी सीरियस है क्योंकि मैडम यू अब मियाली पे नाराज़ हो रही हैं। वहाँ विंग जो जानता है वो जियांग फैमिली का अडॉप्टेड सन है, लेकिन उसे कभी एडॉप्शन सन वाली फील नहीं आई, बल्कि वो जैसे ये इस फैमिली मेंबर है ऐसा फील होता है। मैडम यू कभी कभी उस पर गुस्सा ज़रूर करती है, लेकिन वो भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है। वहीं जांग फैमिया, जांग चैन और यानली तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। घर का वो सबसे छोटा सदस्य है, इसलिए लोगों का लाडला है। इन सब का सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड है,
इसलिए विंग जब उसके घर के फैमिली मेंबर खासकर उसकी सीजे को कभी डांट पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अभी भी वो चुपचाप से जंक्शन के पास आके खड़ा हो गया और इशारों में पूछा है कि हुआ क्या, क्योंकि उसकी सीजे की डांट जल्दी से तो पड़ती नहीं है, वो उसकी तरह बदमाशियाँ नहीं करती ना। वहीं जंक्शन इशारे में उसे चुप ही रहने के लिए बोलता है ताकि वो कुछ अभी ना बोले। वहीं जान फैमिया मैडम यू को रोकते हुए कहते हैं, यू तुम क्यों इस पे इतना चिल्ला रही हो, इसकी क्या गलती है? क्या गलती है का क्या मतलब है? फाहिमिया तुम्हें अच्छे से पता है ये तीसरा रिश्ता था जो टूट गया है, ये तीसरी बार है जो सोसाइटी में मेरी फिर से इंसल्ट हुई है। यानी तुम्हें क्या बोला था मैंने, यही तो बोला था थोड़ी मॉडर्नली खुद को कैरी करो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अगर उसने बोला कि शॉर्ट कपड़े पहन के इसके साथ क्लब चले जाओ तो तुमने मना क्यों कर दिया? वो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर संभालता है, उसकी बड़ी बड़ी ऑफिस पार्टीज होती हैं, कॉर्पोरेट डील्स होती हैं। अगर वहाँ पे तुम इस तरीके से इस बहनजी लुक में जाओगी तो उसी का तो नाम खराब होगा। अगर वो तुम्हें थोड़ा मॉडर्न बनाना चाह रहा था तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? पता है तुम जिनशान की मदर जैसे कपड़े पहनती है ना, वैसे कपड़े कैरी करते हो। कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आता तुम्हें क्या हो गया यानी, तुम आज के जमाने की लड़की लगती ही नहीं हो। मैडम यू अपनी ही बेटी को हर्ट कर रही हैं, उसे ये फील करवा रही हैं कि वो समाज के इस मॉडर्न वर्ल्ड से बहुत पीछे चलने वालों में से। इसे यानी को अपनी आंखों में बहुत सारे आंसू के साथ और ज्यादा हर्ट फील होता है। वो अब अपना मुंह और नीचे कर लेती है। उसे बुरा लगता है कि उसकी मदर उसका साथ तो नहीं देती बल्कि और ज़्यादा उसे ये फील करवाती है कि वो कितनी कम है, बाकी लड़कियों के हिसाब से वो कितने पीछे हैं। कहीं ना कहीं इस बात से वही अब जांगचैन और विंग जो बहुत देर से अपनी सीजे की किस बात पे नाराज़गी है वो समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो सुनते हैं कि उसकी मतलब सीजे के ऊपर उसकी मदर इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि जिन जिशान की कोई बात है तो वो अब अपने पर कंट्रोल नहीं करते। खासकर विंग अब बीच में आके कहते हैं, मदर आप उस जिन जिशान के चक्कर में सीजे को डांट रहे हो। आपको पता है वो जिन जिशान कितना बड़ा इडियट है, वो कितना ज्यादा सीजे को परेशान करता था। वो जानबूझ के अपने दोस्तों में सीजे का मजाक बनाता था, सीजे को हमेशा नीचा साबित करता था और आप फिर भी उसका साइड हो। विवशान तुम बीच में मत बोलो, आज मुझे और जो बोलना है मैं बोलूंगी और ना तुम और कोई मुझे रोकेगा। यानी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारी लाइफस्टाइल, तुम जिस तरह से खुद को कैरी करते हो, तुम्हारा नेचर, ये सब कुछ ऐसा लगता है जैसे मेरे जमाने की कोई लड़की हो। तुम आज के जमाने की तरह क्यों नहीं है खुद को अपडेट कर सकती? अब मैडम यू यानी को और ज्यादा गुस्सा करते बोलते हैं, अब तक विंग ही था जो पहले ही यानी के सपोर्ट में आया था, लेकिन अब जैन फैमिया भी बोलते हैं यू, जैसे अब मैडम यू थोड़ा सा जैन फैमिया की तरफ गुस्से में देखिए, लेकिन अब जैन फैमिया भी थोड़ा गुस्से में देख के बोलते हैं, तुम इस तरीके से उसे फोर्स नहीं कर सकती हो। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, वो आजकल की लड़कियों की तरह शॉर्ट कपड़े पहन के क्लबिंग नहीं जाती, ड्रिंक नहीं करती, स्मोक नहीं करती, तो क्या वो गलत करती है? आज तुम्हारी इस हाई सोसाइटी और हाई क्लास में वाली शॉक करने के चक्कर में मेरी बेटी अपने आप को क्यों चेंज करे? अगर उस जिन जिशान को यानी से एंगेजमेंट तोड़नी है तो वो तोड़ सकता है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मैं भी काफ़ी दिन से देख रहा था कि मेरी यानी कितनी परेशान है जब से उस जिन जिशान से उसकी एंगेजमेंट हुई थी। तुम पागल हो फहमिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर हमने ये एंगेजमेंट तोड़ दी तो कौन करेगा यानी से एंगेजमेंट? किससे करेगी? होगी यानी की शादी। ऑलरेडी ये तीसरी बार है जब यानी की एंगेजमेंट टूटेगी, इससे पहले 2 लोगों ने भी तोड़ी और अब फिर ये तीसरा, तो इसमें यानी की क्या गलती है? तीनों बार गलती लड़कों की थी। पहला यानी को चीट कर रहा था, यानी से एंगेज था लेकिन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व था, उसे प्रेग्नेंट कर चुका था। और ये दूसरा वाला गैमलर था, इतना सारा उसके ऊपर कर्ज था, यानी से शादी करके उसे भी उस कर्ज के अंदर दबा देता। दोनों बार यानी कि इसमें क्या गलती थी? और पर अब क्या? हाँ अब कौन सी बात है? अब ये एंगेजमेंट क्यों टूट रही है? आपको लगता है इस बार ये एंगेजमेंट टूटना सही है? हाँ ये सही है। अब जंक्शन भी बीच में आता है, अब बोलता है, मदर मैं आपको टोकना नहीं चाहता, लेकिन मैं भी काफी दिन से देख रहा था सीजे बहुत ज्यादा परेशान थी। वो सीजे को हमेशा डिसरिस्पेक्ट करता रहता था। सीजे के साथ उसने ही एंगेजमेंट के लिए पहले हाँ करी, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने एंगेजमेंट करी उसके बाद उसका रवैया देखा है आपने, हमेशा सीजे को पार्टीज में लाके अकेला छोड़ देता था और आजकल तो वो सीजे को एक ट्रॉफी की तरह ट्रीट करता था। आप जानते हैं फिर से आगे आते हैं, यानी के पास बैठते हैं और बहुत प्यार से यानी के सर पे हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है यानी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो जिन फैमिली ऐसी ही है,
एक नंबर के घटिया लोग हैं वो। तुम्हारी मदर को ही उस फैमिली से जुड़ना था, लेकिन मुझे वो फैमिली कभी पसंद नहीं थी। तुम जो यानी कि मदर इन लॉ की बात कर रही हो, वो और क्या करे, वो अपने आप को उन शॉर्ट कपड़ों से अगर प्रेजेंट नहीं बनाएगी तो उसका वो अय्याश हस्बैंड और किसी अपनी से कम उम्र की लड़की को घर पे लेके आ जाएगा। तुम्हें भी अच्छे से पता है कैसा करेक्टर है उस जिन गौनशान का। और अब तुम जानली पे नाराज हो रही हो क्योंकि जिन जुशान ने उसे इतने शॉर्ट कपड़े पहनने के लिए बोला जो उसमें वो कंफर्टेबल नहीं थी, और उसने सिर्फ मना किया तो इतना बड़ा इशू बना रहा है। एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें फोर्सफुली अगर कुछ कपड़े पहनने पे मजबूर करूं, क्या तुम कंफर्टेबल होगी? मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि मैं जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वही कपड़े तुम कैरी करो, तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। क्या मैं तुम्हें फोर्स करने लगूं कि तुम अभी के अभी जाओ और बिकनी पहन के आओ? क्या तुम कंफर्टेबल होगी? नहीं ना। तो तुम यानी को क्यों नहीं समझ पा रही? तुम तो एक औरत हो, औरत के दर्द को मुझसे ज्यादा समझो। मेरी बेटी को जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, उसे हर चीज के लिए फोर्स कर रहे हैं, तुम उस रिश्ते में अपनी बेटी को डालना चाहते हो। मैं तो बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि तुम तो मुझे ये रिश्ता तोड़ने नहीं दे रही थी। अब इस बहाने उस घटिया फैमिली से मेरी याली दूर रहेगी। मैं तो कभी नहीं चाहता था वो जिन फैमिली में मेरी बेटी जाए। अब जिन फैमिली को याद करते हुए जैन फैमिलियाँ थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलते हैं, अब मैडम जी जो जानती हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा बोल गई, वो भी परेशान है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी बेटी को हमेशा लोग रिजेक्ट कर देते हैं। कई बार कई रिश्ते आए, लेकिन यानी कि सिंपलिसिटी की वजह से उसे पसंद नहीं बल्कि और रिजेक्ट करके चले गए। आजकल की इस मॉडर्न वर्ल्ड में सबको अप टू डेट लड़की चाहिए, जो जॉब करती हो, बहुत स्मार्ट हो, शॉर्ट कपड़े पहने और बड़ी बड़ी पार्टीज में क्लब में उनके साथ जाए। ऐसी सोच के ज़्यादा लड़के हो गए, और हमारी याली उनसे बिल्कुल अपोजिट है। याली एक सिंपल लाइफ बिताती है, वो कोई जॉब नहीं करती बल्कि छोटी सी अपने घर पे ही होम बेकरी खोल रखी है, जहाँ पे वो एक तरीके से होम डिलीवरी करती है केक्स की। वो बहुत मतलब कुकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। उसे बाहर ऑफिस जॉब या इस टाइप की जॉब्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक सिंपल सी लड़की है, सिंपल सी लाइफस्टाइल है उसकी, और सिंपली ही खुद को कैरी करती है, जो आजकल के मॉडर्न लोगों के हिसाब से बहनजी लुक है। क्योंकि बड़े बाल रखना, मेकअप ना करना, फुल कपड़े पहनना आजकल हाई क्लास या अपर क्लास फैमिली में थोड़ा सा एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना ही कहा जाता है। जहाँ सब लोग ब्रांडेड कपड़े, खुद को शो ऑफ कपड़ों को शो ऑफ करना, एक शॉर्ट ड्रेसेस डालना, बाल हेयर कलर करना और खूब सारा मेकअप करना, इस हाई क्लास सोसाइटीज़ की और लड़कियाँ और औरतों के सिंबल है उस जगह। यानी एक सिंपल ऐसी लड़की हर किसी को पसंद तो नहीं आने वाली। यही कारण है इस हाई सोसाइटी में यानी को बहुत फैमिलीज ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड की यानी नहीं उन्हें लगी। और इस बात से मैडम यू अपनी ही बेटी के लिए परेशान है। वो जानती हैं उनकी बेटी गलत नहीं है, लेकिन वो जिस सोसाइटी में, क्योंकि ये लोग बहुत पैसे वाले रिच फैमिली है, हाई सोसाइटीज के लोग हैं, इन फैमिली में सिंपल लोग इन्हें बहुत कम ही मिलते हैं। इसलिए मैडम यू जान पूछ के इस तरह की हट बात करके अपनी बेटी के अंदर कुछ चेंज लाना चाहती थी, लेकिन जब वो देखती हैं कि अब उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट है और यानी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, तो वो आप सिर्फ अपने एक जगह कोने में बैठ के सर पे हाथ रख के बोलती हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये रिश्ता भी टूटना सही था तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगी। कि वहाँ से चली जाती हैं। मैडम यू के यहाँ से जाते ही ये बाकी तीनों अभियानी को प्यार और पैम्पर करने लगते हैं। सबसे पहले तो विंगी अपनी सीजे के पास बैठ के उन्हें गले से लगाते बोलते हैं, सीजे आप बिल्कुल मत रो, आपको पता है ना आपके आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उस जुशान से आपका पीछा छूट गया। अच्छा हुआ ना सीजे, उस जैसे पिकॉक से हम बच गए, और आप इस चीज़ पे रो रहे हो, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। इस बात पे अब जैंगशन भी विंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है सीजे ये इडियट, वैसे तो ये कभी कभार ही अच्छी सही बातें बोलता है, लेकिन आज ये बिल्कुल सही बोल रहा है। आपको आज रोना नहीं बल्कि हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। उस घटिया जिन रुशान से आपकी जान बच गई। जैन फैमिया भी अब बहुत प्यार से यानी के सर पे हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, बिल्कुल अपसेट मत हो यानी, मैं जानता हूँ तुम्हारी मदर कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाती है, लेकिन तुम भी जानती हो वो तुम तीनों को बहुत प्यार करती है। वो तुम्हारे फ्यूचर को लेकर बस थोड़ा सा वरी है। तुम्हारी ये तीसरी रिश्ते टूटने से कहीं तुम्हारे को कोई और फैमिली कुछ गलत ना कहे, बस इसलिए वो डर के ज़्यादा बोल बैठी।
पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फादर और तुम्हारे ब्रदर तुम्हारे सपोर्ट में हैं और हम तीनों के होते हुए हमारी प्यारी सी यानली को कोई परेशान नहीं कर सकता। जैन फैमिया बहुत प्यार से यानली को समझाते हैं। ये तीनों अब यानली का चेयर करने के लिए उसे बातों में लगा के उसे खुश करने लगते हैं। यानली भी थोड़ी देर में अपने भाई और अपने भाइयों और अपने फादर के साथ खुश होकर उन लोगों की तरफ स्माइल करने लगते हैं। विंग तो सीजे मुझे आपके हाथ का वो कैरेट केक खाना है, प्लीज सीजे प्लीज मेरे लिए कैरेट केक बना दो प्लीज सीजे कर करके शोर मचाने लगता है। इस बात पे जंक्शन भी दांत हम विंग को चढ़ाते होता है, और क्या तुम बनी हो तो कैरेट केक ही तो खाओगे। सीजे इस बंदर के लिए नहीं 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 इस खरगोश के लिए जल्दी से कैरेट केक बना दो, क्योंकि वरना ये हमारा कान खा जाएगा। कहीं ना कहीं विंग को जंक्शन बनी करके चिढ़ाने लगता है, क्योंकि इसके टीथ उसको बनी जैसे लगते हैं। इस बात पे यानली इन दोनों की इस लड़ाई पे हंसने लगती है। वहीं यानली अब चुपचाप से वहाँ से उठ के केक बनाने लगती है, जहाँ उसका पीछे करते हुए ये दोनों भाई भी पहुँच गए। लड़ते झगड़ते यानली की मदद करते या काम बिगाड़ ज्यादा कहेंगे करते हुए वो पूरा टाइम यानली जब तक केक रेडी नहीं होता वहीं पर उसके साथ रहते हैं। इन शॉर्ट यानली को कुछ भी भुलवाना हो तो उसे कुछ बेकिंग के काम पे लगा दो। ये दोनों भाई जानते हैं, सोच रहे थे वैसे ही ये भी इस बार काम करता है। यानली अपनी बेकिंग में इतना इन्वॉल्व हो जाती है कि वो जिन जिशान और अपनी मदर की हर्टफुल बातों को बिल्कुल भूल जाती है और अब तो स्माइल करते हुए इन दोनों के साथ खूब मस्ती कर रही है। ये तीनों केक की क्रीम यानी जो फ्रॉस्टिंग होती है उसी को लगाते हुए एक दूसरे के फेस पे भी लगाने लग गए। केक से ज्यादा तो अब ये फ्रॉस्टिंग इन दोनों लोगों के फेस पे है, यानी विंग और जैंगचैन के। और यानी इन दोनों की इस हालत को देख के बहुत जोर जोर से हंस रही है। अपने तीनों बच्चों को खुश और हंसते हुए देखकर जैन फैमिया जो बाहर बैठ के नजारा देख रहे थे, इस ओपन किचन में जो हो रहा था सब देख रहे थे, उनके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। और वहाँ से उठ के वो सीधा मैडम यू के पास जाते हैं, जो अभी यानी को जितनी उल्टी बातें सुना के आई हैं उससे ज़्यादा वो खुद हर्ट हो रही हैं। रूम में बैठ के वो मुंह नीचे करके रो ही रही हैं, जिन्हें अब जैन फैमिया बिल्कुल सामने बैठ के उनके आंसू पूछते हुए कह रहे, तुम सारी दुनिया के सामने कितनी स्ट्रांग बनती हो ना, पर अंदर से तुम भी अपने बच्चों को लेकर उतनी ही इमोशनल हो, तभी तो अकेले में बैठ के रो रही हो। तो मैं क्या करूँ, मैं यानली को लेकर सचमुच में बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता है वो 30 साल की हो गई है और अब उसकी शादी की जैसे जैसे डेट बढ़ी है हमारे पास ऑप्शन और रिश्ते कम होते जा रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से अपनी बेटी को हर्ट करके परेशान करके उसे तुम खुश कर पाओगी? क्या होगा अगर शादी कुछ साल बाद हो गई, बट उसी की एक सही जगह शादी करवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई नो, मुझे भी जिन फैमिली को बाद में जो इस तरह से वो यानी के साथ हरकतें करते थे वो बातें सोच के बहुत गुस्सा आता था। मैं तो सिर्फ अपनी फ्रेंड मैडम जिन पे भरोसा करती थी, मुझे लगता था वो एक अच्छी मदर इन लॉ बन सकती हैं। हाँ, शायद मैडम जिन एक अच्छी मदर इन लॉ बन भी जाती, लेकिन हस्बैंड का क्या होता? या एक गलत हस्बैंड ज़्यादा ज़रूरी था या एक अच्छी मदर इन लॉ ज़्यादा ज़रूरी थी? ये तो तुम्हें शुरू में सोचना चाहिए था। कहीं ना कहीं मैडम यू भी अपनी गलती जिन जिशान को उन्होंने गलत सेलेक्ट किया एक्सेप्ट करके जैन फैमिया के सामने अपनी गलती मानकर उनके गले से लग जाती हैं। जैन फैमिया उनकी कमर सहलाने लगते हैं और बोलते हैं, चिंता मत करो, कोई तो होगा जो हमारी यानली को जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करेगा और वो फैमिली हमारी यानली की सिंप्लिसिटी को ही पसंद करेंगे। भी काश ऐसा हो, मन में सोच रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सचमुच में एक ऐसी ही फैमिली है जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जो इस हाई क्लास या ये कह सकते हैं रिच फैमिलीज में से एक ही है, लेकिन वो बहुत सिंपल लोग हैं। आज भी वो लोग एक सिंपल लाइफ ही बिताना पसंद करते हैं। शो ऑफ से ज़्यादा या बड़ी बड़ी पार्टीज का पार्ट बनने से ज़्यादा अपनी अकेले में अपनी फैमिली टाइम को वो ज़्यादा टाइम देते हैं। यही कारण है कि लान शिचैन जो आज एक बहुत बड़े बिजनेस मतलब प्रोजेक्ट को लेने के बाद अपनी कोई बहुत ब्रांड एक तरह से पार्टी करके इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बल्कि तुरंत इस प्रोजेक्ट के मिलने की खुशी वो अपने अंकल और भाई के साथ सेलिब्रेट करने घर पहुंच गए हैं। हाथों में उन सबके फेवरेट कुछ स्नैक्स और स्वीट्स लेके घर में एंट्री कर रहे हैं और स्नैक्स और स्वीट्स को सर्वेंट को देते बोलते हैं, जल्दी से अंकल और ब्रदर को बुला के ले आओ। जैसे ही वांगजी और कुरैन मेन हॉल में पहुंचते हैं तो शिचैन बड़ी स्माइल के साथ उन लोगों के सामने वही स्वीट्स और स्नैक्स रखे कहते हैं, अंकल वांगजी जल्दी से मेरे साथ आओ, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है ये सेलिब्रेशन स्टार्ट करने की। किस चीज़ की वजह से आज इतने खुश हो तुम? एकदम से कुरैन पूछते हैं, अंकल वो फाइनली मुझे मिल गया जो मैं चाह रहा था, वो सबसे बड़ा टेन्योर अब मुझे मिल चुका है। तुम्हें वो प्रोजेक्ट मिल गया?
अचानक से कुरैन भी खुश होते हैं। इस बात पे शिचैन स्माइल करके अग्री होते हैं। वहीं वांग जी तुरंत अपने गगा को गले लगा के कंग्रेचुलेशन गगा बोलते हैं। इससे शिचैन बहुत प्यार से वांग जी के सर पे हाथ फिराते हैं और कहते हैं थैंक यू मेरे छोटे भाई। मैं ये कह दूं थैंक यू मेरे लकी चाम। आपने देखा अंकल, जब से वांग जी गुस्सू से यहाँ आए तब से मेरी पूरी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। मेरा लकी चाम मेरे पास आ गया, मुझे एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिले हैं। अचानक से शिचैन अपने भाई को प्यार करते हुए एडमायर करते हुए बोलते हैं, जिसे वांग जी थोड़ा सा स्माइल करता कहते हैं आप हमेशा मुझे बिना बात के क्रेडिट देते हैं गगा। नहीं, सचमुच में पहले मैं यहाँ अकेले रहता था और तुम्हें और अंकल को बहुत मिस करता था। काम से ज़्यादा मेरा मन तुम लोगों के पास ही रहता था, इसलिए मैं सही से परफॉर्म नहीं कर पाता था। लेकिन जब से तुम और अंकल यहाँ आ गए हो तब से सचमुच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो ना, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है अपनी सेलिब्रेशन अपने भाई और अपने अंकल के साथ सेलिब्रेट करने में। ये तुम्हारी अच्छी आदत है। आप कुरैन बीच में आते हैं और बोलते हैं शिचैन ये तुम्हारी एक अच्छी आदत ही है कि तुम आजकल के ज़माने में अपने दोस्तों के साथ क्लब में जाके सेलिब्रेट करने से ज़्यादा हम दोनों के साथ अपनी सेलिब्रेशन करना पसंद करते हो। वैसे तुमने जो भी किया है वो सब तुम्हारी मेहनत है। मेरा भाई की डेथ के बाद तुमने 18 साल की कम उम्र से ये बिजनेस संभाल लिया था। तुम हमेशा गोसू में हम दोनों कैसे हैं ये भी जानते रहते थे और यहाँ पे पूरा बिजनेस भी संभाल रहे थे। देखो आज तुमने इस बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन हाँ, मुझे तुमसे एक नाराज़गी भी है। अचानक से कुरैन तारीफ करते हुए बीच में जब बोलते हैं तो शिचैन बोलते हैं किस बात पे नाराज़गी, क्या किया मैंने? तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम 30 के हो गए हो शिचैन, लेकिन अब तक तुमने एक भी लड़की को फाइनलाइज नहीं किया। मैंने कितनी सारी लड़कियों का तुम्हें बायोडाटा भेजा था, लेकिन तुम कभी भी उन लड़कियों में से किसी में इंटरेस्ट ही नहीं शो करते। मैं किसी के साथ तुम्हारी ब्लाइंड डेट भी कर लूँ तो वहाँ भी नहीं जाते। ऐसा क्यों करते हो? थोड़ा गुस्सा करते हुए थोड़े हक से शिचैन से ये सवाल पूछते हैं, जिस पे शिचैन तो कोई जवाब दे नहीं पाते। लेकिन वांग जी तुरंत बीच में बोलता है क्योंकि आप मेरे गगा के लिए हमेशा एक गलत लड़की ही सेलेक्ट करते हैं। अंकल, आपको गगा की पसंद नहीं पता क्या? आपने जितनी भी बायोडाटा भेजे या जितनी भी लड़कियों के साथ गगा की ब्लाइंड डेट फिक्स करी, उनमें से एक भी लड़की मेरे गगा की चॉइस की हो ही नहीं सकती थी। इस बात पे वांग जी जैसे ही अपने भाई को प्रोटेक्ट करते हुए बोलते हैं तो वांग जी के चेहरे शिचैन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो बहुत प्यार से वांग जी के सर पे हाथ फिराते कहते हैं सचमुच में तुम अपने भाई को बहुत अच्छे से जानते हो। वांग जी और शिचैन के बीच में 10 साल का अंतर है। वांग जी इस समय 20 साल का है और शिचैन 30 साल का। बहुत छोटी उम्र में वांग जी की मदर और फादर की डेथ हो गई थी और उसके बाद उसकी लाइफ में 2 ही लोग रह गए थे, यानी उसके गगा और उसके अंकल। और उसके गगा तो उसकी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। उसी तरह से शिचैन की लाइफ में भी वांग जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन में से एक है। वांग जी और शिचैन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और वांग जी को शिचैन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए शिचैन आप कॉन्फिडेंट होते हुए अपने अंकल के आगे बोलते हैं अंकल, आगे से आप मुझसे पहले वो सारे बायोडाटा वांग जी को देना और आगे से जैसे वांग जी फाइनल करेगा मैं उसी लड़की से मिलूंगा या ब्लाइंड डेट पे जाऊंगा। उससे पहले मुझे उन लड़कियों के बारे में आप मत बताना और ना ही अपना टाइम वेस्ट करना। मैं इस न्यू प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगा, तो मैं आपको यही चीज़ें बोलना चाहता हूँ। इस बात पे कुरैन भी जो जानते हैं कि शिचैन ऐसा नहीं है कि शादी के लिए कभी मना करते हो, उन्होंने कभी अपने अंकल की कोई बात नहीं काटी। वो अभी भी कहते हैं कि उन्हें शादी करनी है। वो ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करना चाहते, पर एक सही पर्सन के साथ ही तो करेंगे, पूरी ज़िंदगी का फैसला है। इसलिए वो ये बात जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कुरैन भी उनकी बात समझ जाते हैं। वो भी जानते हैं कि जितना क्लोज वांग जी शिचैन के उतना वो नहीं है और उन दोनों भाइयों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। अगर वांग जी किसी लड़की को फाइनल करेगा तो शिचैन उसे ज़रूर फाइनल करेगा। ये सोच के कुरैन शिचैन के सामने आज प्रॉमिस लेते हैं, ठीक है शिचैन, अब मैं उस लड़की को ही तुम्हारे पास लेके आऊँगा या तुमसे मिलवाऊँगा जिसे वांग जी सेलेक्ट करेगा। कुरैन स्माइल करके ये बोलते हैं, वहीं वांग जी भी स्माइल करता है, हाँ गगा, अब मैं ही आपके लिए आपका परफेक्ट पार्टनर ढूंढूंगा करके अग्री कर देता है। ये तीनों सब वो बातें भूलकर नए प्रोजेक्ट की बातें, इस सेलिब्रेशन की बातें करने लगते हैं। थोड़े थोड़े से स्नैक्स शेयर करते हैं, फिर बाद में खूब सारी बातें करते हैं। इसका पार्ट यहीं रुकता है। तो आप लोग बहुत समझदार हैं, थोड़ा तो आप स्टोरी को समझ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। वांग जी को जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है जिसमें उसे अपने ब्रदर के लिए लड़की को फाइनल करने का बोला गया है, आपको क्या लगता है ये कहानी में कौन सा बड़ा ट्विस्ट लाने वाली है? आइडिया तो आपको भी है और मुझे भी है। आगे क्या होने वाला है वो यानी ही होगी, शायद जिसका रिश्ता शिचैन के लिए आएगा। और जब पता चलेगा कि विंग को कि शिचैन की वांग जी का भाई है तो
क्या और मजे आएंगे वो आपको आगे पता चलेगा। आई वो आपको अच्छा पार्ट अच्छा लगे। पार्ट पे मैंने अगर कोई ऐसी बात बोली हो जो किसी को बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए बिल्कुल सॉरी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मेरी थिंकिंग है और मैं अपनी थिंकिंग के लिए किसी को कोई सॉरी या नहीं बोलूंगी। मैंने जो भी LGBT के सपोर्ट में कहा वो मैं दिल से मानती हूँ और इसलिए मैंने ये बोला है। चलिए अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।